मैं 2 लाइन से देखना चाहता हूं कि आप इस तेवर को सुनने को तैयार हैं कि नहीं। 2 लाइन तय करेंगे, केवल 2 लाइन। अगर मुझे 10% ताली बजी तो 10% कविता सुना दूंगा, 50% ताली उठी तो 50% कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो पूरी कविता सुनाऊंगा, लेकिन 2 लाइन ही तय करेंगे। मैं अपना सबसे गुस्से वाला तेवर आपको दिखाना चाहता हूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है तू, इतनी तालियां बज गई, इसको 2 बार सुना दो कविता को। अनिल तो एक कुर्सी मंगा के मेरे पास आके बैठ जा। ये नहीं, पीछे के षड्यंत्र रोकने का ये भी एक रास्ता है। इतनी ताली बजी, डबल सुनानी पड़ेगी। देखो, तुम तो जो सोच रहे हो ना, मैं जानता हूं। तुम जो हंस रहे हो ना, तुम्हारी हंसी ऐसी हंसी है जैसे कोई पीछे से पिस्तौल लगा के कहे कि हंस। मैं देख रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे तो कहने की आदत है। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने अनिल अग्रवंशी से पूछा, यह अग्रकुल समाज का, अग्रसेन समाज का एक हमारी नई उभरती हुई प्रतिभा है। मैंने कहा, अनिल एक बात मेरी समझ में नहीं है, हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? आपके इस बेटे ने बड़ा जवाब दिया। इसने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है, 93,000 लोग बंदूक डाल दें दुनिया में, कहीं ऐसा हुआ क्या बांग्लादेश के समय? उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद आज दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। आपसे 10 सेकंड और मांगता हूं। क्यों लिखी मैंने ये कविता? केवल 10 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल दोगे? बोले, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गाँव गया, जाके कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा, मैं उसका गुरु हूं। तो उस मालिक ने कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब उसने पिंजरे के दरवाजे खोले तो तोते की आत्मा कहती चली गई, समझना साहब, समझो तो ही तालियां उठाना। तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम नहीं समझे, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। जिसको आजाद होना है उसको मरना। और मैंने इसलिए कविता लिखी, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब, खंडों में मरता है। कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कश्मीर में रोज मरता है। हम रोज मरते हैं। हमारा रोज मरना बंद हो जाए, इसलिए एक कविता मैंने लिखी है, आप सुनिए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में? देखना चाहता हूं, मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में? सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति पर अपनी राय देना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है।
ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चाय पीने चले गए। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए थे आप? बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे लाहौर बस में बैठ के, पठानकोट लेके आए थे। आप शांति लेने गए, आप पठानकोट लेके आए, करगिल लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए अविश्वसनीय आदमी के घर चला जाए तो कवि क्या लिखेगा? बस ये सुनना। क्या लगा मुझे कि 125 करोड़ का नेता और मर्द नेता किसी के यहां बिना बुलाए जाए तो क्या लिखेगा? मुझे क्या लिखेगा कवि? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का इतिहास गा रहा हूं एक पंक्ति में। आपकी दुआएं मांगता हूं ताकि मैं इतिहास को एक एक पंक्ति में गा सकूं। 68 साल मैंने एक पंक्ति में गाए, और आपको लगे कि 68 साल एक पंक्ति में गाए जा सकते हैं तो मुझे दुआओं की तालियां उठा देना। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक खबर आई बिलावल साहब की कि मुझे पूरा कश्मीर चाहिए इंच इंच। खबर आई थी, लोग नाराज हो गए, हमारे कवि गुस्सा हो गए, नेता गुस्सा हो गए। मैं नहीं हुआ। और मैंने कहा पहली बार तो उसने अकल की बात कही है। उसने कहा मुझे पूरा चाहिए, तो पहले पूरा तो लेंगे हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे हम ले लेंगे तो ही तुझे देंगे ना। एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी उसको साहब, ऐसा नहीं मैं खबर नहीं, मैंने खबर भेजी। मैं कहा बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए हमसे? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दिल्ली भी है। यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। कश्मीर मांगा। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना। अजीब देश है ये। हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो हमको कायर बता देंगी। 70 साल तक हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल नहीं गया कि हिंदुस्तान के कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे लगेगी विदेश नीति, ऐसे चलेगी विदेश नीति। तब सुनिएगा, मैं भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का एक यूनिवर्सिटी में। मैंने ये भाषा आज तक नहीं बोली थी यूनिवर्सिटी पढ़ाते समय जो मैं आज बोल रहा हूं। आपके इस मंदिर में श्याम खाटू बाबा महाराज के चरणों में बैठकर, नंदू जी के आपकी उपस्थिति में, जगदीश सोल मित्तल साहब के इस संयोजन में, आपको मेरा विचार ठीक लगे और मुझे हौसले हिम्मत से आपने समर्थन दे दिया, तो मैं आदरणीय मोदी जी के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं। गाना चाहता हूं। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, मैं फिर सुनाऊंगा और ये भी सुनाऊंगा। और इसलिए सुनाऊंगा कि शायद मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद कोई भी नहीं सुनाएगा। आपका मन मांगता हूं आपको लगे रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें हैं, रोज रोती हुई बहनें, रोज रोती हुई माँ, कोई अपना सर ढूंढती हुई, कोई अपना कटा हुआ धड़ ढूंढती हुई। दुखी होकर मैंने एक विचार लिखा है।
आपका जितनी ताकत से समर्थन मिलेगा उतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री के सामने गा दूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है दद्दू, भारत माता की। सल्यूट करता हूं आपको। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और सरकार से कह रहा हूं, मौजूदा सरकार से कह रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने। बहुत अच्छे, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रो पड़ा, रोया मैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। अनिल अग्रवंशी, तुम्हारे कहने से नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक, हासरस वालों की कहने से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। ये लिफाफा कैंसिल करवाऊंगे तेरा। तू दिल्ली में लिफाफा भी लेवे है। ये मेरी गलत फहमी है, मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी शुद्ध गलत फहमी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये शक है कि मेरी दो लाइनें इतने क्रोध में मैंने लिखी कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। 17 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी उरी में एक मिलिट्री कैंप में। 6 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में 2 लाइन लिखी। मुझसे पूछते रहे सरकार के लोग, तुमने ऐसा बोला? मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा बोला, और तुमने कुछ नहीं किया तो और ज्यादा बोलूंगा। आप मेरा गुस्सा देखना, मैंने जीवन में इतना गुस्सा कभी नहीं किया। क्या बात, स्वागत। और मैं उस गुस्से पर आपका प्यार का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि कवि को हक तो होना चाहिए कि वो गुस्सा कर ले। मैंने किया, कितना गुस्सा किया सुनना। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? अरुण में बीमार हुआ था, डॉक्टर मुझे मना करते थे कविता पढ़ने मत जाओ। मैं उनसे कहता था कि तुम मेरा तन ठीक कर सकते हो, मेरा मन केवल मेरी जनता ठीक करेगी। और मैं जनता के बीच आया, मुझे लगता है मैं आज ये घोषणा कर दूंगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। वाह 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 वाह। मैं 15 अगस्त तक खड़े होने के लिए मना किया हुआ है मुझे, लेकिन मुझे आज, अगर मैं इतना प्यार से सुनने वाले लोग होते तो मैं शायद आज ही खड़ा होकर पढ़ सकता था और आज ही मेरी 15 अगस्त बन सकती थी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। सुनिए, इस साल की अपनी सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं, सबसे अच्छी पंक्ति। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी पंक्ति समझ जाओ तो साहब बता देना कि तुम समझ गए। मेरी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है मुझे। नंदू साहब आपको समर्पित करता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो,
ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है। मेरा छोटा भाई रोशन कंसल बैठा है, जब राजनीति का बड़ा नेता नहीं था तो कब सम्मेलन कराया करता था, इतने कराए कि चुनाव हार गया। अब फिर कब सम्मेलन कराओ, अगर फिर जीतना है तो कब सम्मेलन करा के जीत सकते हो। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, कवि सम्मेलन के प्रति आस्था निष्ठा जगदीश मित्तल साहब के साथ मिलकर। देखिए, राष्ट्रीय कवि संघ में एक बड़ा मंच है, हिंदुस्तान की नई प्रतिभाओं को एक्सपोजर देने के लिए एक बड़ा मंच जो हम कवि बना सकते थे। हम कवि शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाए जितना बड़ा काम जगदीश मित्तल जी ने किया। क्या बात है, हमारा पूरा कवि कुल समाज उनका ऋणी है। लेकिन एक बड़ा प्रयास हमारा अरुण जैमिनी भी कर रहा है। कवि सम्मेलन समिति नाम से बनाई है, हिंदुस्तान के मंचों के कवियों का एक संगठन है। वो भी एक इतना श्रेष्ठ संगठन बन सकता है, थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर ली जाए तो वो भी एक आवाज होगी, मंच के समस्त कवियों की एक आवाज होगी। उसमें वो सब कवि भी हैं जो तथाकथित मठाधीश भी हैं, बड़े भी हैं, ज्यादा पैसे लेने वाले भी हैं, सब उसमें हैं। लेकिन मित्तल साहब ने नई प्रतिभाओं को मौका दिया है, वो बड़ा काम है। नई प्रतिभाओं को मंच देना बड़ा काम। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। क्या बात है, वाह। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से। और मैं एक छंद पढ़ता हूं साहब, कहकर अनुरोध करके देखना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, यह फैसला होगा। आप जोश में ज्यादा सुनेंगे, आपको सर झुका के जाऊंगा, सैल्यूट करके जाऊंगा। मेरे जीवन का सर्वाधिक तेज से गाया जाने वाला छंद है, सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, आतंकवादी मारा जाएगा तो उसके लिए जुलूस निकालोगे, पाकिस्तान ब्लैक डे मानेगा, तब लिखा है मैंने, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया दादा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की। साहब मैं सर झुकाता हूं सबको। बस, क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाओ भाई साहब। अभी जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। बर्मा समाप्त करता हूं, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है, वाह वाह वाह। एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है दद्दू। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। अच्छी सी पंक्ति सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो। समाप्त करता हूं कविता। नहीं हुई मेरी शादी साहब, ये मैं और देखिए, ये व्यक्तिगत गर्वोक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर रहा हूं 39 साल, तथाकथित महंगा कवि मैं भी हूं, लेकिन मेरे पास अपनी रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं, 850। क्या बात है, वाह। आप जितना संपन्न नहीं हो, आप जितना अमीर नहीं हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य भर से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे प्यार करते हो तो अपने इस ट्रस्ट से झोंपड़ी के 100 गरीब बच्चे पढ़ाकर बड़े कर देना, ताकि वो आपकी संस्था को बहुत आकर के मान सम्मान दे। ये मेरा अनुरोध है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो,
सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सरकारें बदलती रहीं, लाइन गाई जाती रही। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हरिओम पमार जब मर जाएगा तो ये पंक्ति शायद दोहराई जाए। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर। समाप्त करता हूं कविता। आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लाड। जगदीश मित्तल साहब को मेरा प्रणाम। और क्रोध के लिए फिर आपसे हाथ जोड़कर माफी, सबसे माफी, सर झुका के माफी, हाथ जोड़कर माफी। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की। क्या बात है दद्दू आप। भारत माता की। कैसी कविता लिखी है, एक शब्द पक्ष में नहीं है उनके, एक शब्द खिलाफ नहीं है उनके। और ये देश बोलता है कविता में। मैं आपको ये कविता सुना देता हूँ, पूरी नहीं, उसका थोड़ा हिस्सा सुना देता हूँ। समय की जो सीमाएं हैं, 1 बजे तक की आयोजकों को परमिशन है। देखिए, मैं कई बार मैं उस कानून को तोड़ने का हिस्सा बन जाता हूं जो बनवाने में मैं कभी योगदान था मेरा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो जनहित याचिका दायर हुई थी साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए, वो हम लोगों ने की थी। मेरठ के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर की थी, उनमें मैं भी था, मेरे भी दस्तखत थे कि देश में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, ये नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जनहित पर पहला फैसला 1996 में जब आया था, वो हमारे कारण आया था। और अब इसको अक्सर मैं ही तोड़ता हूँ। क्या मैंने कहा ये पंगा किसके कारण पैदा हुआ? नहीं, ये जरूरी है, लेकिन अब छूट होती है, 15 दिन की छूट हुई बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल में 15 दिन ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा, तो उन 15 दिन में से आज 1 दिन है। मैं सुनिए, मन से सुनिए। क्यों साहब, ठीक है ना? ये पीछे बैठे सारे हमारे आदरणीय आयोजक लोग सोच रहे हैं फंस गए, काहे को हाँ गजेंद्र से कहा होगा कि इसे बुलाओ। देखिए, मेरा गड़बड़ ये क्या साहब, जब तक मैं 4 कविताएं नहीं सुना लेता मेरा गला खुलता ही नहीं है। मैं 4-5 साल बाद आया हूं और कई संस्थाओं को मिलके, ये कई संस्थाओं का मिला जुला कार्यक्रम है ना, एक का ही है, अग्रवाल एक ही संस्था है। तो पिछले 4-5 साल से आर्थिक तंगी में थी क्या? शंकर चौक पे कविताएं सुनाते थे। 1 साल पहले आया था। अच्छा, पिछले साल नोटबंदी के कारण रहा होगा। तो फिर तो आपने मोदी सुन ली होगी, फिर क्यों सुनना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं, कौन सी याद रहती है। चलिए साहब, याद भी हो तो क्या फर्क पड़ता है कि उसका जो अंतिम छंद है वो नया सा है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए ताली बजाते रहिएगा सब। देखिए, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, ताली किसी कविता का मापदंड नहीं है। लेकिन मुश्किल ये हो गई इस देश में कि जब ताली नहीं बज रही होती है ना, तो हमारे मन में ख्याल कि मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। हमें लगता है कि सुन ही नहीं जा रही। और इस देश में ताली बजवाने की एक बड़ी गलत परंपरा बन गई। ये रोग हो गया कवियों को कि वो तालियों की गड़गड़ाहट में कविता पढ़ने लगे। ताली नहीं बजे तो उन्हें कुछ कमी नज़र आती है। कोई ताली कविता का मापदंड नहीं है, मैं खुद स्वीकारता हूँ। लेकिन अब 1 दिन में तो हम ठीक हो नहीं सकते। आप ये उम्मीद करो कि हम राम का मंच है 1 दिन में ठीक हो जाए, तो बता अच्छा जहाँ लगे बजाते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं,
चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। एक पंक्ति पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र सल्यूट वाह, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से सत्ता बदली कविता वहीं से शुरू हुई। भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति सबको समझ में तो आएगी, अब ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे मैं नहीं जानता। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद। बहुत अच्छा। ये जगबीर राठी के घर गया मैं तो वहाँ एक चौधरी बैठे थे हरियाणा के, वो चौधरी बोले भाई इस बार मोदी नहीं आता। मैंने कहा जी अच्छा नहीं आता, कौन आएगा? बोले भाई दूसरा एक चौधरी और बैठा था, बोले भाई भी मायावती जी आ सकें, ममता जी आ सकें, अखिलेश जी आ सकें, राहुल जी आ सकें, शरद पवार आ सकें, सबके नाम लिए। तो पहला वाला चौधरी बोला भाई जब सत्यानाश होना ही है तो फिर सपना चौधरी के बुरी है। और अच्छे, क्या बात है। भारत माँ के घर में, अच्छा आप समझते हो गजेंद्र मैं हंसा नहीं सकता? नहीं क्यों नहीं हंसा सकते। मैं इतना हंसा सकता हूँ कि हंसी वालों के पोस्टर भी उखाड़ देता हूँ कई बार, पर समय नहीं है आज। क्या ऐसा क्यों हो जाता है? आप तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन हाँ, जी हाँ, कोई बात नहीं आता है। जी हाँ, आपके पास, मेरे पास नहीं। भारत माँ, तो इन्हों को रखो क्यों सुन रहे थे? देखो मैं जाट हूं, मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं देश की सर्वाधिक बौद्धिक कौम अग्रवाल समाज के बीच बैठा हुआ हूं। आपने संस्कार संस्कृति का पोषण किया है, रक्षा की है। जितना इस देश में अग्रसेन समाज ने और जैन समाज ने अपनी संस्कार संस्कृति मर्यादाओं का पालन पोषण किया है, अगर हर कौम ने कर लिया होता तो हिंदुस्तान में कोई भी सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता। चलिए, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था, तारीफ नहीं की, लेकिन कोई काम ऐसा कर दिया हो जो इतिहास में लिखा जाएगा तो वो मैंने भी लिखा है। समर्थन चाहता हूं पूरे सदन का, आपको लगे कि इस काम की तारीफ तो होनी चाहिए थी। मोदी की तारीफ नहीं है, एक काम की तारीफ है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले से मेरे श्रोता हैं। लेकिन एक बात कह के जाता हूं, भगवान राम के मंच पर गजेंद्र सोलंकी आज की रात की सबसे ज्ञान की जो मेरे पास बात कहने की है वो मैं कह के जा रहा हूं। आप जिसके साथ उठते बैठते हो और वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है ये तय करने का अधिकार उस पर मत छोड़ना। ये तुम तय करना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है।
बहुत अच्छी बात है। क्या और बात मैं है। रिश्ता तय करता हूं, मैं आपसे आशीष मांगता हूं और केवल ये एहसास जीना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मुझे आप कैसे आशीष देंगे। सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। देश एक चेंज चाहता था और देश का कुछ पता नहीं कब चाहने लगे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का थोड़ी छोटी करता हूं, एक छंद सुनिए। उसमें हरिओम पंवार बोलता है, जो मूल हरिओम पंवार है, जिसको देश ने बहुत, मैं ऐसा महसूस करता हूं, ये भले ही मैं अपनी कॉपी खुद जांच रहा हूं कि देश मुझे बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आप भी बहुत प्यार करते हैं। जो इस हरिओम पंवार को देश प्यार करता है, वो हरिओम पंवार बोलता है, सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, मौन मत होके सुनना, मौन होके मत सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, व्यापारी की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन। और मैं कहां तक जा सकता हूं कविता में, यहां तक शायद मैं ही जा सकता हूं, बस सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम ने। अंतिम छंद सुनिए जिसके लिए इस कविता को चाहा आपको। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर, देखो साहब सब कुछ है देश में, 10 सेकंड और दो मुझे, केवल देश में संवेदनाएं मर रही हैं। हर सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने काम नहीं किया होगा, हर सरकार जो कर सकती है करती है, लेकिन संवेदनाएं बचाने में हर सरकार असफल हो गई। एक छोटी सी बात सुना, छोटी सी कहानी है। एक बहुत अमीर महिला एक बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई और दुकानदार को बुलाया, कांच खोल के, कार का शीशा खोल के, और बुला के कहा मुझे एक जल्दी से सस्ती सी साड़ी दे दो
मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा करती होंगी। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मरते हुए संवेदनाओं को बचाना ही संस्कृति की रक्षा है, वरना तो संस्कृति की धन दौलत से नहीं बचती, संवेदनाएं जिंदा रखने से बचती है। अंतिम छंद इस कविता का सुनाता हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। 12 लाइन है, ये मेरी 12 डिमांड है सरकार से, आपकी ओर से हैं, जनता की ओर से हैं, देश की जनता की ओर से हैं। ये 12 मांग कोई पूरी कर दे, कांग्रेस कर दे, भाजपा कर दे, सपा कर दे, बसपा कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, कविता लिखना छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक ये 12 मांग पूरी नहीं होती, मैं चिल्लाता रहूंगा, चीखता रहूंगा। एक एक लाइन में एक एक डिमांड है। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना चाहते हैं कि ये मांग हमारी पूरी हो जाए। पहली मांग पढ़ता हूं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, पहली मांग है। इतनी तालियों से नहीं होगी, थोड़ा और उठाओ, तालियां तो होगी। एक एक लाइन में एक एक मांग सुनाना चाहता हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए, सल्यूट, आपने मेरी बात को पकड़ लिया। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, युवा खून बेरोजगार है ये अफसोस खत्म कर दो, भ्रष्ट व्यवस्था से उपजा है जो आक्रोश खत्म कर दो, कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह। आदरणीय मोदी जी लाए जापान का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री, और तीनों को अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में रोड शो अपने घर में। मैं इस दिल्ली में खड़ा होकर बोल के जाता हूं अग्रसेन समाज के अग्रसेन जयंती के इस मंच पर कि आदरणीय मोदी जी, ये देश आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहता है, रोड शो करते हुए देखना चाहता है। और आप दिल्ली के लोग हैं, इस दर्द को जानते होंगे। ये दर्द आपने सहा हो, मैं 28 साल से इस आंसू को पी रहा हूं, 28 साल से दर्द चीख रहा हूं। आपको बात पहुंच जाए मैं कहां बोल रहा हूं, तो मुझे एक बार अब तक की सबसे अधिक ताली बजाकर बताना कि आप इस दर्द के, इस आंसू के, इस चीख के, इस चित्कार के दर्द से कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। आप कम से कम परिचित तो हैं। अगर परिचित भर हैं तो मुझे तालियों से बताना कि आप जानते हैं। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देख। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए और यहीं विदा करते हैं। गजेंद्र सोलंकी आएंगे, कोई आदरणीय आयोजक आएंगे, आपको भी धन्यवाद देंगे, कवियों को भी धन्यवाद देंगे। देखो साहब, भारत में पक्षपात खत्म हो जाए ये तो कभी हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ये भी नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत से पाला पोसा है हमने। तो एक लाइन का पक्षपात तो मैं से भी हो गया है, आखिरी लाइन का, और आपकी तालियां उसको मंजूर करेंगी। मेरा विश्वास है कि उस पक्षपात को, अगर ये कामना हो किसी की, ऐसा कोई मिल जाए, इस कामना में का लिखा जाए, तो फिर कोई गुनाह नहीं है। उस पक्षपात को आप स्वीकार कर लेना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं गजेंद्र सोलंकी को, मेरा बहुत लाडला प्यारा छोटा भाई, जिसको मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। ओज का, सांस्कृतिक विरासत का ऐसा एक स्वर
जो दुनिया में जहां हिंदी जानी जाती है वहां भारत की संस्कृति संस्कार का ध्वज लेकर वो कविता सुनाने जाता है। मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे हवाई जहाज से डर लगता है। यहाँ तक कार में आ जाऊं तो मैं तो बस श्रीनगर आता हूं और बस। ये हमारा छोटा भाई जगबीर राठी इस समय भी किसी को मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा तो इस मोबाइल को बंद करके ऊपर हाथ कर, मोबाइल हटा ले, क्योंकि ताली तुझे बजानी है। बढ़िया है। हरियाणवी संस्कार संस्कृति का, लोकल डायलेक्ट का एक बहुत प्यारा सा मुस्कुराहट खिलखिलाहट का मसीहा है ये। हंसते हंसते गंभीर बात कहा जाता है। देखा नहीं आपने, हंसते हंसते भगत सिंह का चित्र आपके आंखों के आगे डाल के ऐसा कर दिया जैसे साक्षात भगत सिंह खड़ा हो। ये गुण केवल हमारे गुणवीर जगबीर राठी में। अंतिम छंद सुनिएगा इसका। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। समर्थन करना, गंभीर पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं एक एक। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर तुम ये सिद्ध करना चाहते हो इस देश में कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारे दिल में है, तो फिर इस देश में अलवर, दादरी और कासगंज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सर, नहीं होने चाहिए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बधाई दीजिएगा आदरणीय हरिओम परमार जी को। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।